हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे यहाँ पर डैम स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। जो डैम स्ट्रक्चर में लास्ट लेक्चर में फेल्योर की बात की हुई थी, तो आज के लेक्चर में मैंने उसमें बोला था आपको कुछ और एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस हम करेंगे। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस का मतलब क्या है? जो हमारी स्ट्रेसेस हमने निकाली हुई थी, कौन सी स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं साहब? जो हमने सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम निकाला हुआ था, वो हम बात कर रहे हैं कि जो सिग्मा मैक्सिमम एंड सिग्मा मिनिमम है, उसकी वैल्यू क्या होकर आ रही थी? समेशन V/B 1 ± 6E/B, यही निकल के आ रहा था यानी। तो ये जो सिग्मा मैक्सिमम एंड सिग्मा मिनिमम की बात कर रहे हैं हम, ये जो स्ट्रेसेस हैं वो जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम स्ट्रेसेस ही हो सकता है कि डैम के स्ट्रक्चर है बीच में कहीं पर मैक्सिमम स्ट्रेसेस आ रही हो, और आपने जो निकाली है ये कहां निकाली है? टो एंड हील पर निकाली है, टो एंड हील पॉइंट पर निकाली है। बट हो सकता है कि डैम के बीच के स्ट्रक्चर में कहीं स्ट्रेसेस मैक्सिमम हो गई हो, तो उसके लिए हमें क्या कर रहे हैं? एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस कर रहे हैं। और यहां एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस में हम निकालने वाले हैं प्रिंसिपल एंड शेयर स्ट्रेसेस की बात करेंगे, कि जो फेल्योर करवा सकते हैं उन स्ट्रेसेस की बात करेंगे। यहां पर आपको एक डैम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें हील पॉइंट है और टो पॉइंट है। ये अपस्ट्रीम साइड है, अपस्ट्रीम साइड पे टोटल वाटर डेप्थ है कैपिटल H है। तो मुझे बताइएगा, क्या यहां से हाइड्रोडायनामिक प्रेशर कुछ इस तरीके से लगेगा या नहीं? ये लगेगा या नहीं? और अगेन मैं बोल रहा हूं, जो डाउनस्ट्रीम फेज पर जो हमारा इंक्लिनेशन है, जो डाउनस्ट्रीम फेज का इंक्लिनेशन है, उसका वर्टिकल के साथ एंगल वो हमारा है अल्फा। वो कितना है? अल्फा है। वर्टिकल के साथ बनने वाला एंगल क्या है? अल्फा। तो अगर मैं बात करूं, यहां पर भी वर्टिकल के साथ एक एंगल बनेगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? जिसको हम अल्फा बोल रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये जो पॉइंट है क्या, ये टो पॉइंट के छोटे से पोर्शंस को हमने यहां पर जूम करके दिखाया हुआ है आपको, कि उस पर किस तरीके से स्ट्रेसेस काम कर रहे होंगे। अगर आप बात करें यहां पर, तो नीचे से आपको पता है यहां पर क्या लग रहा होगा? अपलिफ्ट लग रहा होगा। नीचे से क्या लग रहा होगा? यहां पर अपलिफ्ट कुछ इस तरीके का लग सकता है या नहीं? अगर यहां पर H है तो मान लीजिए कि यहां पर H है, तो इस तरीके से कुछ लग रहा होगा। यहां पर कुछ ना कुछ होगा प्रेशर, और यहां पर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो हम बात कर रहे हैं नीचे से भी इसमें क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं डाउनस्ट्रीम फेज की। तो डाउनस्ट्रीम फेज पर जो प्रेशर हमने पढ़ा हुआ है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो वो प्रेशर इस तरीके से ना होकर के वो किस तरीके से है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यही डायग्राम में क्या वो प्रेशर यहां पर इस तरीके से लग रहा है या नहीं? देखिएगा, इस तरीके से देखिएगा। यहां पर क्या है? ये फेज है, इस फेज पर कुछ इस तरीके से प्रेशर लग रहा है या नहीं? और ये आपका ग्राउंड है, तो ये प्रेशर यहां पर इस फेज पर इस तरीके से लग रहा है या नहीं? तो वहां पर जो प्रेशर लग रहा है उसको हम कुछ ना कुछ नाम दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं, यहां से कुछ प्रेशर लग रहा है, यहां से कुछ प्रेशर लग रहा है, ये सिग्मा 2 बोल देता हूं, इसको सिग्मा 1 बोल देता हूं सपोज। ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, चलो इसको छोड़ देते हैं। तो अब मैं इस टो पॉइंट को पूरा का पूरा उठा करके यहां पर शो कर रहा हूं। ठीक है। अगर मैं बात करूं, टो पॉइंट में एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ा, A पॉइंट, B पॉइंट एंड C पॉइंट। A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। तो मुझे बताइएगा, क्या इस वाले फेस पर एक स्ट्रेसेस लग रही हैं जो कि इस फेस के परपेंडिकुलर हैं? केवल नॉर्मल स्ट्रेसेस है या नहीं? और उसकी वैल्यू क्या मैं यहां पर H इंटू गामा डब्ल्यू लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप, H इंटू गामा डब्ल्यू, क्योंकि वो भी हाइड्रोडायनामिक प्रेशर ही तो है या नहीं? बिल्कुल है। ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं, हमने इतना सा पोर्शन लिया है, मतलब इस पोर्शन में अगर मैं बात करूं तो केवल यहां पर ये पोर्शन कंसीडर कर लीजिएगा आप। ये A है, ये B है और ये C है। केवल इतना सा पोर्शन कंसीडर कीजिएगा। अगर इतना सा पोर्शन कंसीडर किया, वो यहां पर बनाया हुआ है, तो A पॉइंट पे तो हमने बना दिया सिग्मा 2। बताइए, क्या BC पॉइंट पर ये सिग्मा 1 लग रहा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। BC पॉइंट पर तो कोई और स्ट्रेसेस यहां पर इस तरीके से काम कर रही होंगी या नहीं? तो BC पॉइंट पर एक और स्ट्रेसेस काम कर रही हैं जो कि कुछ इस तरीके से काम कर रही है, इस फेस के परपेंडिकुलर। तो हमने उसको नाम दिया सिग्मा 1।
तो मुझे बताइए इन दोनों के अगर हम बात करें, ए बी फेस जो बनाया है उसके परपेंडिकुलर एक फेस लिया है BC, एक प्लेन लिया है BC, और अगर हम देखें सिग्मा 2 इस पर होने वाली नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, क्या यहां पर कोई शेयर स्ट्रेसेस काम या शेयर फोर्स काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं काम कर रहा है। तो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 को बोला जाएगा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और नीचे से अपलिफ्ट काम कर रहा है, तो इस अपलिफ्ट को मैं नाम दे देता हूं यहां पर सिग्मा V। क्या नाम देता हूं? सिग्मा बी। सिग्मा बी क्या होगा? एक एवरेज अपलिफ्ट की बात कर रहे हैं नीचे से, तो वो जो AC फेज है उस पर एक काम कर रहा है सिग्मा बी, नीचे से काम कर रहा है। तो मुझे बताइए पहले ये डायग्राम क्लियर हुआ यानी किस तरीके से? इसको मैंने इस हाइड्रोडायनामिक के बराबर क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये बीच में कहीं लगने वाली स्ट्रेसेस हैं। ऐसा नहीं है कि डैम के टो और हील पॉइंट पे आपने स्ट्रेसेस निकाल ली तो पूरा डैम स्ट्रक्चर सेफ हो जाएगा। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। और जो ये सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम आ रहा था क्रशिंग के कारण आ रहा है, जो डैम के टो और हील पॉइंट पे ही हमने निकाला हुआ है। क्या बीच से कहीं से डैम क्रैक नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हुई तो बीच से भी क्रैक्स हो सकता है। तो हमें और भी स्ट्रेसेस का एनालिसिस करना होगा, तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। कुछ प्रिंसिपल स्ट्रेस होंगी, कुछ शेयर स्ट्रेसेस होंगी वहां पर। अब प्रिंसिपल और शेयर क्यों होंगी वो भी हम देख लेते हैं। क्योंकि देखिएगा जो ये सिग्मा 1 काम कर रहा है, आप मुझे बताइएगा इस सिग्मा 1 के दो कंपोनेंट यहां पर आपको मिलेंगे या नहीं? सिग्मा 1 के दो कंपोनेंट, इन सभी को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हमने रिजॉल्व कर दिया तो इसको दो कंपोनेंट मिलेंगे या नहीं? और इस सिग्मा 2 के भी हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक नीचे की डायरेक्शन में और एक ऊपर की डायरेक्शन में। मिलेगा या नहीं? यस और नो, यस और नो, मुझे इतना बता दीजिएगा, यस और नो। बिल्कुल इसी तरीके से हमें कंपोनेंट मिलेंगे। क्या इसका भी रिजॉल्व होगा? नहीं, ये तो ऑलरेडी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर ये ऑलरेडी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका कोई भी कंपोनेंट यहां पर नहीं आएगा। इसी तरीके से मिलने वाले हैं यानी। अब मुझे बताइएगा, आपने बोला अल्फा क्या है? अल्फा की वैल्यू यहां लिख देता हूं। अल्फा जो है वो है एंगल फ्रॉम वर्टिकल एट डाउनस्ट्रीम इंक्लाइंड सरफेस। डाउनस्ट्रीम जो इंक्लाइंड सरफेस है उसका वर्टिकल के साथ एंगल क्या बताया गया है? अल्फा। अगर ये अल्फा बताया गया तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा? अल्फा निकल करके आएगा यानी। यस और नो? ये है अल्फा, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा निकल के आया। अगर ये अल्फा निकल के आया, मुझे बताइएगा, ये अल्फा निकल के आया, समझिएगा, अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा हुआ, और ये ऑलरेडी 90 है तो ये कितना हो गया? अल्फा, और ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, और नीचे वाला एंगल ये अल्फा निकल के आया। नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल मुझे समझ गया है हूं कि आपको समझ में यहां पर नहीं आए ये एंगल कैसे निकाले हैं। ठीक है, तो ये देखो स्ट्रक्चर देखो यहां पर, बस केवल स्ट्रक्चर देखना। ये मैंने बोला बी पॉइंट यहां पर 90 डिग्री बना रहा है, और बी पॉइंट से अगर हम बात करते हैं तो ये वाला एंगल जो बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। ये 90 माइनस अल्फा हो गया। बिल्कुल हो गया सर। अगर ये 90 माइनस अल्फा हो गया तो मेरे बच्चे ये बताओ 90 डिग्री पहले है, पूरा 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो गया? ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा हो गया या नहीं? और अगर मेरे बच्चे ये अल्फा हो गया है तो ये तो क्या है? यहां पर 90 बनाएगा, ये क्या हो गया? 90 माइनस अल्फा, और 90 माइनस अल्फा हुआ तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए? अल्फा डिग्री होना चाहिए मेरे बच्चे। तो यहां पर ध्यान देना है किस तरीके से एंगल का हमने निकाला हुआ है। आई होप कि अब ये ज्योमेट्री आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अगर हमने बात की ये सिग्मा 1 था, तो इस डायरेक्शन में क्या सिग्मा 1 साइन अल्फा, और इस डायरेक्शन में सिग्मा 1 कॉस अल्फा मिलेगा। सिमिलरली नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में सिग्मा 2 साइन अल्फा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिग्मा 2 कॉस अल्फा मिलेगा या नहीं? ऐसे ही कंपोनेंट मिले। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया सर, स्ट्रेसेस लग रही हैं और टो पॉइंट तो हिल नहीं रहा है। स्ट्रेसेस लग रही हैं, कब तक स्टेबल है? जब तक टो पॉइंट जब तक स्टेबल है, जब तक ये हिले नहीं मतलब इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो सिग्मा भी लिख लेना यार। सिग्मा भी नहीं लिखा क्या मैंने? तुम भी लिख लो। सिग्मा भी क्या है? वर्टिकल अपलिफ्ट फोर्सेस। वर्टिकल अपलिफ्ट फोर्सेस। अगर वर्टिकल अपलिफ्ट फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो हमने वर्टिकल अपलिफ्ट फोर्सेस लिखा हुआ है। ठीक है, अगेन अब हमें एनालिसिस करना है।
सर डैम तब तक सेफ होगा जब तक ये स्ट्रेसेस आपस में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगी। सारे वर्टिकल का और सारे हॉरिजॉन्टल का समेशन 0 होना चाहिए। सारे वर्टिकल का समेशन 0 एक इक्वेशंस, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन 0 दूसरी इक्वेशंस। तो सर अगर ये दो इक्वेशंस हमारी सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो हम बोलेंगे सर हमारा डैम स्ट्रक्चर सेफ है। जो भी स्ट्रेसेस आ रही हैं आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, और जब दोनों स्ट्रेसेस आ रही हैं आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, साहब आपका स्ट्रक्चर सेफ है, मूव नहीं हो रहा है। तो हम बोलेंगे टो पॉइंट तब तक सेफ है जब तक हम बात कर रहे हैं बाय द डैम, द स्ट्रेसेस इन डैम, stresses developed in dam structure, developed in dam structure should maintain the equilibrium condition to make the dam safe against failure। किसी भी तरीके के फेल्योर के अगेंस्ट डैम को सेफ करने के लिए यहां पर लगने वाली जो भी स्ट्रेसेस हैं वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मींस क्या बोलना चाह रहा है, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0 एंड समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी 0। भैया अब तुम बोलोगे सर सिग्मा 1 कॉस अल्फा सिग्मा बी, नहीं, सिग्मा 1 क्या है, स्ट्रेसेस। कौन सी स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस है भैया। ये क्या है, क्योंकि इस प्लेन पर कोई भी शेयर फोर्स काम नहीं कर रहा, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस हुई। सिग्मा 2 इस प्लेन पर कोई भी फोर्सेस, कौन सा, शेयर फोर्स काम नहीं कर रहा, प्रिंसिपल प्लेन हो गया, और सिग्मा 2 भी क्या हो गई, एक तरीके से प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गई है। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 क्या है, आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि जो सिग्मा बी है वो भी तो एक प्रिंसिपल स्ट्रेस की तरह ही काम कर रहा है या नहीं। तीन प्लेन है, तीन स्ट्रेसेस हो सकते हैं, एक मेजर, एक माइनर और एक इंटरमीडिएट होगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इन्हीं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के कारण क्या शेयर स्ट्रेस भी डेवलप हो सकता है। किसी एक प्लेन को अगर हम देखें और उस पर यहां पर एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है तो कहीं ना कहीं जाकर के एक शेयर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। सोम में पढ़ा होगा, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, तो अगेन हम बात करते हैं यहां पर सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो सिग्मा 2 तो हमें डायरेक्टली मिल गया है, सिग्मा भी नीचे से मिल गया है, बट सिग्मा 1 कैलकुलेट हुआ क्या यहां से लगने वाला, नहीं हुआ। तो साहब एक इक्वेशंस यहां पर बनेगी और वो इक्वेशंस आपको याद रखनी है क्योंकि वो इक्वेशंस एग्जाम में पूछी गई है कि सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होगी। सिग्मा 1 की वैल्यू निकालनी है साहब कि सिग्मा 1 की वैल्यू क्या, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके लिए हम ये सारी मशक्कत कर रहे हैं। और यही वो सिग्मा 1 है जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट से कम होनी चाहिए। अगर ये मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट से ज्यादा हो गया सिग्मा 1, डैम वहीं फेल होना स्टार्ट हो जाएगा, डैम का मटेरियल क्रश्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमने क्रशिंग पढ़ा हुआ था वो तो हमने टो और हील को कंसीडर करते हुए पढ़ा हुआ था, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं टोटल एंड टोटल डैम स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं कि डैम स्ट्रक्चर में जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, जरूरी नहीं है केवल टो और हील पे आएगी, जो मैक्सिमम स्ट्रेस है इन अ डैम स्ट्रक्चर इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन हील एंड टो विद इन द डैम बॉडी। डैम की बॉडी के अंदर कहीं भी हो सकता है। अब तुम पूछोगे सर टो पॉइंट को क्यों कंसीडर किया, हमने बीच में क्यों नहीं लिया, हमने हील पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा आपने देखा था जब भी डैम फिल था तो रिजल्टेंट हमेशा टो पॉइंट से पास होगा, और जब रिजल्टेंट टो पॉइंट से पास होने वाला है तो ज्यादा से ज्यादा अनसेफ कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा पार्ट होगा, टो पार्ट, क्योंकि रिजल्टेंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस हो जाएंगी। तो यहां पर बोला गया समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0 एंड समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी 0। बट यहां पर ये जो दी गई हैं वो स्ट्रेसेस हैं। अब स्ट्रेसेस को फोर्स में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रेसेस को फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्ट्रेस इनटू एरिया करना होगा। तो एरिया यहां दिया नहीं है, तो एरिया के लिए क्या करें, हम 1 मीटर लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम 1 मीटर लेंथ कंसीडर करते हैं। ये सभी ने लिख लिया होगा, आई होप, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो हम लिखेंगे कंसीडर 1 मीटर लेंथ
1 मीटर लेंथ ऑफ डैम एंड ऑल्सो कंसीडर 1 मीटर AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 1 मीटर। AC भी हमने 1 मीटर कंसीडर कर लिया है यहां पर, और 1 मीटर लेंथ कंसीडर की गई। 1 मीटर लेंथ जो होगी वो एक परपेंडिकुलर टू द बोर्ड होगी, और ये जो AC है वो 1 मीटर। तो 1 मीटर लेंथ कंसीडर करने का मतलब था चाहे आप AC को कंसीडर कर लो ये, या फिर सामने से कंसीडर कर लो। अब सर ये बताइएगा सर, आप AC, AB और BC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? किस किस की वैल्यू सर से पूछा गया है? सर से पूछा गया है सर आप AB और BC की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगर मैं AB की वैल्यू की बात करूं तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये क्या होगा? ये वाला एंगल, अंदर वाला एंगल, ये कितना होगा? अल्फा। बिल्कुल, क्योंकि ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा हो जाएगा। तो बताइएगा क्या यहां से साइन अल्फा निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, साइन अल्फा निकाल लीजिएगा सर साइन अल्फा निकाल लीजिएगा। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा या नहीं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हम देखें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी क्या? 1 साइन अल्फा निकल करके आ जाएगी या नहीं? ये पूरी वैल्यू किसकी? AB की। तो AB यहां से कितना निकल आया अगर हमने ये कंसीडर किया? 1 साइन अल्फा। और अगर 1 नहीं मानना हो, B मान लो, स्मॉल b मान लो। और अगर हमने ये वैल्यू निकाली BC की, तो BC कितना निकल के आ गया है? 1 कॉस अल्फा निकल करके आ गया है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? BC की, और BC कितना निकल के आ गया है? 1 कॉस अल्फा निकल करके आ गया है साहब, 1 कॉस अल्फा निकल के आ गया। तो अब मुझे 1 मीटर ये एरिया पता है, 1 मीटर ये एरिया पता है, 1 मीटर ये, तो क्या एरिया मिल गए मुझे या नहीं? बिल्कुल एरिया मिल गए। मिल गए या नहीं? अरे यस और नो तो बोल दो। हाँ मिल गए सर। अगर तुमको ये एरिया मिल चुके हैं तो हम बात कर रहे हैं सिग्मा 1, और सिग्मा 1 की बात करें तो सिग्मा 1 जो होगा वो मैक्सिमम होने वाला है, वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस वो हमें निकालना है। तो अगर हम बात करें, अब हम कंसीडर कर रहे हैं 1 मीटर लेंथ, तो हम पहला इक्वेशन लिख रहे हैं बाय कंसीडरिंग समेशन V इज इक्वल टू 0, मतलब सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0। तो अगर हम बात कर रहे थे तो ये बेटा आपने कितना बोला हुआ था? ये बोला हुआ था सिग्मा 1 कॉस अल्फा, और ये कितना बोला हुआ था? सिग्मा 1 साइन अल्फा। ये कितना बोला हुआ था? सिग्मा 2 कॉस अल्फा, और ये कितना बोला हुआ था? सिग्मा 2 साइन अल्फा। बोला था या नहीं? यस और नो? बिल्कुल बोला था सर। तो अब हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम लगाते हैं। सबसे पहले वर्टिकल इक्विलिब्रियम लगा रहा हूं मैं सबसे पहले। तो वर्टिकल में सिग्मा बी तो डायरेक्ट थी, तो सिग्मा बी, अभी तो ये स्ट्रेस हुई इनटू एरिया। एरिया कितना होगा? 1 मीटर ये और 1 मीटर परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तो 1 इंटू 1। ये ऊपर की तरफ था, सिग्मा 1 कॉस अल्फा कहां है? नीचे की तरफ, तो सिग्मा 1 कॉस अल्फा नीचे की तरफ। अब इसका एरिया देखो, एरिया कितना है? 1 कॉस अल्फा इंटू 1 मीटर परपेंडिकुलर टू, तो 1 कॉस अल्फा इंटू 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर लेंथ कंसीडर की हुई है साहब, ठीक है। ये भी क्या है? नीचे की ओर, तो माइनस सिग्मा 2 साइन अल्फा, और कितना एरिया है? साइन अल्फा, 1 साइन अल्फा इंटू 1, और इज इक्वल टू 0। सर ऐसा कुछ निकल के आया? अगर ऐसा कुछ निकल के आया सर, हमें सिग्मा 1 की वैल्यू निकालनी, पहले सबको एक साइड ले जाओ। तो सिग्मा बी इज इक्वल टू कितना हो गया? सिग्मा 1 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस सिग्मा 2 साइन स्क्वायर अल्फा। सर हमें निकालना किसका है? सर हमें सिग्मा 1 की वैल्यू निकालना है, तो सिग्मा 1 की वैल्यू निकालो। सिग्मा 1 इज इक्वल टू, अब देखना, सिग्मा बी सेक स्क्वायर अल्फा, सिग्मा बी सेक स्क्वायर अल्फा। अब देखो सिग्मा बी नीचे कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये प्लस हो जाएगा या नहीं? कहीं गड़बड़ हुई है क्या हमसे? सॉरी, ये गड़बड़ हुई है, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, अब ये आएगा सही। तो माइनस माइनस सिग्मा 2, अब ये कॉस स्क्वायर अल्फा से यहां डिवाइड किया था, कॉस स्क्वायर अल्फा और ये कॉस स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर अल्फा। ये क्लियर हुआ? अभी देखो हमने क्या किया, सिग्मा 1 वैल्यू निकालना था, तो सिग्मा 1 की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल ली है। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये इक्वेशन ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। तो सिग्मा 2 की वैल्यू आपको पता है h इंटू गामा डब्ल्यू,
और सिग्मा वी की वैल्यू अपलिफ्ट प्रेशर आप यहां से निकाल ही सकते हैं, हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी की है जब डिफरेंट टाइप के फोर्सेस निकाल रहे थे। बट कई बार क्या बोलता है कि जो सिग्मा वन की वैल्यू है फॉर सेफ्टी ऑफ डैम की सेफ्टी के लिए सिग्मा वन शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट में आने वाली परमिसिबल स्ट्रेस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। किसकी वैल्यू, सिग्मा वन की वैल्यू। तो कई बार क्वेश्चन दे सकता है कि अल्फा की वैल्यू दे दी आपको, सिग्मा टू की वैल्यू दे दी और सिग्मा वी की वैल्यू दे दी, बोलेगा कि बताइएगा डैम सेफ है या नहीं, और परमिसिबल स्ट्रेस भी दी। तो आपको सबसे पहले सिग्मा वन काउंट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना होगा, और जब सिग्मा वन कैलकुलेट हो जाएगा तब आप उसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे एफ की वैल्यू मतलब परमिसिबल वैल्यू के साथ, और फिर आप बता पाएंगे कि यहां पर आपका डैम स्ट्रक्चर सेफ है या नहीं है। भैया ये बात समझ में आई? तो देवियों और सज्जनों, तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछा गया है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी हो सकती है, तो वो यही इक्वेशंस लिखा हुआ था, ये इक्वेशन। और सिग्मा टू की वैल्यू आपको पता है कितनी है, सिग्मा टू इज इक्वल टू कितना है, एच इंटू गामा डब्ल्यू। अगर क्वेश्चन में केवल हाइट दे दी हुई है, डाउन स्ट्रीम एंड पे वाटर की हाइट कितनी है, एच इंटू गामा डब्ल्यू, तो वहां पे आप निकाल लेंगे। बट क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं बोलता है। क्वेश्चन क्या बोल देता है, मान लीजिए सिग्मा वन तो यहां पर बोल दिया, तो मैं ये इस इक्वेशंस को यहां पर मेंशन कर देता हूं कहीं पर, ठीक है, क्योंकि हमें ये इक्वेशन बार बार यूज करनी है। तो सिग्मा वन इज इक्वल टू कितना आया हमारा, सिग्मा बी सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सिग्मा टू टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कई बार बोल देता है डाउन स्ट्रीम एंड पे पानी है ही नहीं, इफ देयर इज नो वाटर ऑन डाउन स्ट्रीम साइड, इफ देयर इज नो वाटर ऑन डाउन स्ट्रीम साइड। अगर हमसे बोला गया इफ देयर इज नो वाटर ऑन डाउनस्ट्रीम साइड, डाउनस्ट्रीम साइड पर हमारा वाटर अवेलेबल है ही नहीं, और अगर डाउनस्ट्रीम साइड पर वाटर अवेलेबल नहीं है तो एच की वैल्यू जीरो, और अगर एच की वैल्यू जीरो तो सिग्मा टू की वैल्यू जीरो, और सिग्मा टू की वैल्यू जीरो तो सिग्मा वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा वी सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमसे ये पूछ लेता है कि इस कंडीशन में बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सिग्मा वन ग्रेटर देन सिग्मा वी होगा, ऑप्शन बी सिग्मा वन लेस देन सिग्मा वी होगा, ऑप्शन सी सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा वी होगा, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखना, सेक स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बाय डिफॉल्ट हमेशा एक से ज्यादा होगी। बाय डिफॉल्ट सेक स्क्वायर अल्फा हमेशा एक से ज्यादा होगा, और अगर ये वैल्यू एक से ज्यादा हुई तो सिग्मा वन की वैल्यू हमेशा सिग्मा वी की वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मतलब आपसे मैंने जो स्टार्टिंग में बोला हुआ था कि डैम की बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेसेस आएंगी, वो जरूरी नहीं है सिग्मा मैक्सिमम जो हमने टाउ पे निकाले थे, टॉप पे निकाला था और हील पे निकाले हुए थे वो ही मैक्सिमम हो। क्या ये सिग्मा वन कहीं भी मैक्सिमम हो सकता है या नहीं, विद इन द डैम बॉडी कहीं भी? तो हम बोल रहे हैं सिग्मा वन सिग्मा वी से ज्यादा, और अगर सिग्मा वन सिग्मा वी से ज्यादा हुआ, समझो सिग्मा वन सिग्मा वी से ज्यादा हुआ तो फेल्योर की कंडीशंस बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं। तो ये चीज हमें यहां पर ध्यान रखना है। तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर डाउनस्ट्रीम एंड पे नहीं है वाटर तो क्या होगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखते हैं इसका। मान लीजिए अगर जो हमारा हमने अर्थक्वेक एक्सेलरेशन पढ़ा था वो किस डायरेक्शन में काम करता है, वो जब क्रिटिकल कंडीशन वाले बोले तो हम कहां, अपस्ट्रीम डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन अर्थक्वेक एक्सेलरेशन वर्किंग इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन में काम कर रहा है तो सिग्मा वन की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा वी सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सिग्मा टू माइनस पी डैश इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। अब पी डैश क्या है, पी डैश है हाइड्रोडायनामिक प्रेशर, और हाइड्रोडायनामिक प्रेशर क्या हमने पढ़ा हुआ था बॉन कार्बन इक्वेशन से,
हमने निकाला हुआ था, पैराबोलिक शेप कुछ बन के आता है इस तरीके, कुछ हमने हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर पढ़ा हुआ था या नहीं। तो बस उस प्रेशर को सिग्मा 2 में से माइनस कर देंगे, आपकी इक्वेशंस बन जाएगी। आपकी इक्वेशंस क्या हो जाएगी, बन जाएगी। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो हमने किस पॉइंट का एनालिसिस किया, टो पॉइंट को। लेकिन यदि हम हील पॉइंट को करेंगे तो वहां पर बस प्लस हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। हील पॉइंट को करेंगे तो पूरा एनालिसिस इस तरीके से करेंगे, यहां पे इस तरीके से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम फेस बना करके, और पूरा एनालिसिस इस तरीके से हो जाएगा। बट सपोज यहां पर अगर हील पॉइंट को हम देखें, और हील पॉइंट अगर हम देखें अपस्ट्रीम फेस को भी इंक्लाइंड कर दिया जाए, अपस्ट्रीम फेस को क्या कर दिया जाए, इंक्लाइंड। सपोज ये बना दिया जाए डैम का स्ट्रक्चर, अपस्ट्रीम फेस इंक्लाइंड हो गया। अपस्ट्रीम फेस जो इंक्लाइंड हुआ वो अल्फा एंगल के, फाई एंगल के साथ हो गया। कितने के साथ, फाई एंगल। तभी यही वैल्यू निकल करके हो जाएगी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा वी सेक स्क्वायर फाई माइनस सिग्मा 2 माइनस की जगह प्लस पी डैश इंटू टेन स्क्वायर फाई। तो एंगल चेंज हो जाएगा और वो सारी कंडीशंस निकल करके आ जाएंगी। लेकिन अगर ये वर्टिकल है तो फाई की वैल्यू 0 पुटअप करना है, और 0 पुटअप करके आपकी वैल्यू यहां पर निकल करके आ जाएगी। आई होप कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, बात समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमें करना है और किस तरीके से हमें निकालना है। तो ये हील पॉइंट पे, और हमेशा रिजर्वायर फुल कंडीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आई होप ठीक है। तो जो एक इक्वेशन मैंने बताई है सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा बी सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सिग्मा 2 टेन स्क्वायर अल्फा, ये याद रखनी है। हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर आज तक नहीं पूछा गया है, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न हर जगह चेंज हो रहा है, ठीक है। उस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशंस कंसीडर करते हैं। कंसीडरिंग इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का इक्विलिब्रियम, तो समेशन H इज इक्वल टू 0। सर समेशन H इज इक्वल टू 0, तो अगेन हमें जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस हैं उन्हीं को कंसीडर करना होगा ना। बिल्कुल, मैं भी बोलूंगा कि उन्हीं को ही कंसीडर करना है। तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस, तो अगर हम सबसे पहले देखें सिग्मा 1 राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो सिग्मा 1 साइन अल्फा, ये तो फोर्स हो गया। अब इसका एरिया तो 1 कॉस अल्फा इंटू 1, बिल्कुल सही बात सर। दूसरा सिग्मा 2 देखें, सर सिग्मा 2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इज इक्वल टू सिग्मा 2 क्या होगा, कॉस अल्फा। और सर अगर हम देखें सिग्मा 2 कॉस अल्फा है सर, तो सिग्मा 2 कॉस अल्फा से अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 साइन अल्फा इंटू 1। हुआ या नहीं, यस और नो, अरे यस और नो, बिल्कुल होगा सर, ऐसा ही कुछ होगा। अगर ऐसा ही कुछ होने वाला है तो सर यहां पर शेयर स्ट्रेस तो आई नहीं है अभी तक, सर यहां पर शेयर स्ट्रेस आई नहीं है, तो ध्यान देना है यहां पर। अगर शेयर स्ट्रेस नहीं आई है, आपको यहां पर दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियरली, तो देखो शेयर स्ट्रेसेस कहां आएंगी। क्या इस सरफेस पे शेयर स्ट्रेस आ सकती हैं, पहले मैंने नहीं बताया था लेकिन अभी बता रहा हूं, समझना बात को। इस पे शेयर स्ट्रेस आ सकती हैं, बिल्कुल नहीं आ सकती। इस पे आ सकती है, नहीं। स्लाइडिंग कहां हो रहा था, नीचे से, और नीचे से स्लाइडिंग हो रहा था, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं सारे नीचे की सरफेस पर। तो सरफेस जो होगी नीचे वाली सरफेस पे हमारी शेयर स्ट्रेस आएंगी, और वो मैं मान लेता हूं टाउ आ गई है। कितनी आ गई हैं, टाउ। अब टाउ की जो डायरेक्शन है वो सिग्मा 2 कॉस अल्फा की डायरेक्शन में है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, टाउ। लेकिन टाउ के साथ एरिया कितना आएगा, 1 इंटू 1 आएगा। तो सिग्मा 1 की वैल्यू हम पहले इक्वेशन से निकाल चुके हैं, समीशन बी इज इक्वल टू 0 करके। अब हमें क्या निकालना है, टाउ की वैल्यू। टाउ, तो टाउ की वैल्यू निकाल लीजिए साहब। टाउ इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा 1 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस सिग्मा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अब यहां पर टाउ की वैल्यू क्या निकल के आई, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कॉस अल्फा या साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। लेकिन सर यहां पर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 है, तो सर सिग्मा 1 की वैल्यू हमारे पास पहले से है, हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 या कुछ भी बोल दीजिए। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ सिग्मा 1।
सिग्मा 1 की वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। तो हम बोलेंगे ये एक इक्वेशन आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, याद नहीं करना है क्योंकि सिग्मा 1 की वैल्यू यहां रख सकते हैं, अदरवाइज जो इसके बाद इक्वेशन आएगा वो आपको याद रखना है। क्या? सिग्मा 1 की वैल्यू पुटअप किए तो टाउ इज इक्वल टू सिग्मा 1 की वैल्यू कितना है, सिग्मा वी सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सिग्मा 2 टेन स्क्वायर अल्फा माइनस सिग्मा 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो आप थोड़ा सा यहां पर एनालिसिस कीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। माइनस सिग्मा 2 कॉमन लेना, माइनस सिग्मा 2 कॉमन लेते हुए ये ब्रैकेट में बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर अल्फा। कितनी होती है, सेक स्क्वायर अल्फा। तो अगर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालें तो सेक स्क्वायर अल्फा हो जाती है। तो जब हम यहां पर सॉल्यूशन करने की बात करेंगे तो ध्यान देना, यहां पर जो वैल्यू निकल करके आएगी वो वैल्यू क्या निकल के आएगी, टाउ सिग्मा बी, ये सेक स्क्वायर अल्फा, और माइनस सिग्मा 2 सेक स्क्वायर अल्फा, माइनस सिग्मा 2 सेक स्क्वायर अल्फा। सेक स्क्वायर अल्फा को बाहर ले जाओगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी टेन अल्फा वैल्यू बन के आ जाएगी। कितनी बन के आएगी, टेन अल्फा। और ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, अभी तक पूछी नहीं गई है। सिग्मा 1 की वैल्यू जरूर पूछी गई है, इसकी वैल्यू नहीं पूछी गई है। तो टाउ इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं यहां पर सिग्मा बी माइनस सिग्मा 2 टेन अल्फा निकल करके आ जाएगा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है जो हमें याद रखना है। अब इसमें भी केसेस बना लेते हैं सर, केसेस बना लेते हैं सर। अगर अब डाउनस्ट्रीम फेज जो हुआ मेरा, वो डाउनस्ट्रीम फेज पूरा का पूरा ड्राई हुआ, इफ एच इज इक्वल टू 0 सर, देन सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0 सर। सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0 तो टाउ इज इक्वल टू कितना हुआ, सिग्मा वी टेन अल्फा। और टेन अल्फा ध्यान रखना, अगर ये फेस पूरा 0 हो गया, अल्फा की वैल्यू 0 हो गई, पूरा वर्टिकल हो गया, तो ये वैल्यू 0, शेयर स्ट्रेस 0 हो जाएंगी या नहीं, दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो ये पूरा एनालिसिस वही तो बता रहा है हमें, स्लाइड कर जाएगा डैम स्ट्रक्चर भैया, स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो ये कंडीशन टाउ इक्वल टू सिग्मा बी टेन अल्फा। अगर दूसरी कंडीशन की बात करें, ए एक्सेलरेशन, कौन सा, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक एक्सेलरेशन एक्टिंग कहां, अपस्ट्रीम साइड, वो भी अपस्ट्रीम साइड, तो इनर्शिया फोर्स उस साइड आएगा। तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा वी माइनस माइनस सिग्मा 2 माइनस पी डैश इंटू टेन अल्फा। तो हम बात करेंगे पी डैश, पी डैश हमने क्या बोला हुआ था, पी डैश हमने बोला हुआ था, क्या बोला हुआ था भैया, पी डैश, पी डैश की वैल्यू बोली हुई थी, पी डैश इज इक्वल टू हाइड्रो डायनामिक, सॉरी हाइड्रो डायनामिक प्रेशर, किसके कारण, हॉरिजॉन्टल एक्सप्लोरेशन के कारण, अर्थक्वेक के हॉरिजॉन्टल एक्सप्लोरेशन के कारण। तो ये जो है दो एनालिसिस हमने किए हुए हैं स्ट्रेसेस के, कि हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालें और टाउ शेयर स्ट्रेस कैसे। अब वही अगर हम बात करें अपस्ट्रीम फेज भी इंक्लाइंड हो फाई एंगल के साथ, तो यहां टेन अल्फा की जगह क्या रख देना, बस फाई रख देना, बाकी सारी चीजें सेम हो जाएंगी। क्या रख दोगे, फाई रख दोगे, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो आपको ये चीज पता चली कि जो स्ट्रेसेस हैं डैम स्ट्रक्चर में, वो जरूरी नहीं है टो और हील पर ही मैक्सिमम होंगी, वो किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम हो सकती हैं विद इन द डैम बॉडी। और जो मैक्सिमम स्ट्रेस बात करेंगे वो सिग्मा 1 और टाउ हमें निकालना पड़ता है इन सारे फॉर्मूलेस की मदद से। तो ये फॉर्मूले ऑब्जेक्टिव में अभी तक पूछे गए हैं किसी किसी एग्जाम्स में, तो हमें ध्यान देना है कि डायरेक्टली फॉर्मूला हमें याद रखना है। ये एनालिसिस आपके लिए है, मैंने आपके लिए बताया है, बट बेसिकली आपको क्या ध्यान रखने हैं, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। बात क्लियर हो रही है या नहीं? हो सकता है कई लोग पहली बार भी पढ़ रहे हो ये सारी चीज़ें, तो कोई इश्यूज़ नहीं है, आपको बस इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है इनको। इसके बाद जो सारी एनालिसिस आपने कर ली हैं, आपने सिग्मा मैक्सिमम निकाल लिया, सिग्मा मिनिमम निकाल लिया, आपने सिग्मा 1 निकाल लिया, टाउ निकाल लिया, इसके बाद आप ग्रेविटी डैम की डिज़ाइन करते हो। तो इसी वीडियो में मैं आपको डिज़ाइन स्टेप भी बता दे रहा हूँ, फिर आगे कभी हम एक क्वेश्चंस भी देख लेंगे कि कैसे सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है आपके लिए, आपने कुछ शायद नया सीखा है, आप में से कई लोगों ने शायद कुछ नया सीखा है, और आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा डिजाइन स्टेप्स ऑफ ग्रेविटी डैम।
डिजाइन स्टेप्स ऑफ ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम के डिजाइन स्टेप्स क्या क्या हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? ऑल द फोर्सेस, ऑल द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। सबसे पहले आपको सारे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं, वर्टिकल फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं जितने भी तरीके के फोर्सेस पड़े हुए थे वो सभी हमें क्वेश्चन में दिए जाएंगे। कुछ फोर्सेस करने होंगे, कुछ फोर्सेस नहीं करने होंगे। क्लियर है बात? तो सारे फोर्सेस, और इनके लिए आप एक टेबल भी बनाते हुए चलेंगे, ठीक है? तो यहां साइड में मैं टेबल बना देता हूं छोटी सी, ठीक है? क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या निकालना है? फोर्सेस, फिर उनका डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि कौन सा फोर्सेस हमने बात की है, डिस्क्रिप्शन दिया है, उसका हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। और फोर्सेस का नाम है, हमें यहां साइड में नाम लिखना है और नाम के साथ क्या करना है? उसकी कैलकुलेशन करना है। नाम के साथ क्या करना है? कैलकुलेशन। तो 2 कॉलम बना के भी आप कर सकते हो और 1 कॉलम बनाकर भी आप उसको कर सकते हो, ठीक है? या फिर आप यहां पर फोर्सेस का नाम लिखो, डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि किस तरीके से लग रहा है, और अगर डिस्क्रिप्शन का मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिखो, यहां पर 1 कॉलम बना लो हॉरिजॉन्टल का और यहां पर 1 कॉलम बना लो वर्टिकल का। तो जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा वो यहां पर एंट्री करना, वर्टिकल फोर्स होगा यहां पर एंट्री करना। तो यहां पर फोर्सेस का नाम लिखना, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये कैलकुलेटेड वैल्यू यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। यहां पर मेंशन, डिस्क्रिप्शन लिखा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, यहां पर वैल्यू, यहां पर वैल्यू मेंशन करना है, ठीक है? तो सो दैट हमें लास्ट में फायदा ये होगा अलग अलग बनाने से कि जब हमें लास्ट में समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकालना पड़ेगा तो वो भी हम निकाल पाएंगे, और समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस निकालना पड़ेगा तो वो भी हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ये फायदा होगा, ठीक है? दूसरा, कैलकुलेट लीवर आर्म ऑफ दोज फोर्सेस। उन फोर्सेस के लीवर आर्म कैलकुलेट कीजिएगा। लीवर आर्म कैलकुलेट करने का मतलब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम टू, डिस्टेंस फ्रॉम टू, डिस्टेंस किसकी? फ्रॉम टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। सपोज मैं बात कर रहा हूं यहां पर ये डैम स्ट्रक्चर है और डैम स्ट्रक्चर पे यहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा था, वो कितना था? ये कुछ P लग रहा था या नहीं? और P की बेस से हाइट कितनी थी? h/3। तो टो पॉइंट से इसकी हाइट कितनी हो गई? h/3। तो h/3 क्या हो गई है? इसकी लीवर आर्म हो गई है। इस एक्शंस की यहां से लीवर आर्म, तो हमने वो लीवर आर्म कैलकुलेट किया है, तो लीवर आर्म को हम यहां पर मेंशन कर देंगे, लीवर आर्म। और लीवर आर्म को मेंशन करके हम आगे क्या कैलकुलेट करेंगे? मूवमेंट। सो हम थर्ड पॉइंट करें, कैलकुलेट मूवमेंट। मूवमेंट जो हमारे होंगे वो कौन से? रेजिस्टिंग मूवमेंट एंड ओवरटर्निंग मूवमेंट। तो हम यहां पर एक कॉलम बनाएंगे, किसके लिए? एक कॉलम बनाएंगे हम रेजिस्टिंग मूवमेंट के लिए और एक कॉलम बनाएंगे हम ओवरटर्निंग मूवमेंट के लिए। और लास्ट में इनका समेशन भी निकाल पाएंगे, इससे समेशन ऑफ MR क्या होगा और समेशन ऑफ MO क्या होगा, डायरेक्टली निकल के आ जाएंगे या नहीं? और अगर कुछ रिमार्क वगैरह लिखना है तो लास्ट में आप रिमार्क भी मेंशन कर सकते हैं, रिमार्क, ठीक है? तो हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए है। हमने निकाला है मूवमेंट, और मूवमेंट निकालने के बाद समेशन MR भी निकाल लिया और समेशन MO भी कैलकुलेट कर लिया है। तो फोर्थ स्टेप की मैं बात करूंगा। फोर्थ स्टेप निकालने के बाद हमें रिजल्टेंट अलजेब्रिक मूवमेंट निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे रिजल्टेंट अलजेब्रिक मूवमेंट। अगर रिजल्टेंट अलजेब्रिक मूवमेंट निकालना है वो कैसे निकालोगे? समेशन M इज इक्वल टू समेशन MR माइनस समेशन MO। और अगर देखिएगा, अगर समेशन MR माइनस MO पॉजिटिव आया तब तो अच्छी बात है,
लेकिन समेशन एम आर माइनस एमओ नेगेटिव आ गया, मतलब ओवरटर्निंग मूवमेंट ज्यादा हो रहा है या नहीं। आपका डैम स्ट्रक्चर सेफ तो बन ही नहीं सकता है। तो रिजल्टिंग अलजेब्रिक मूवमेंट से हमें यह पता चला। तो छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि रजिस्टिंग मूवमेंट इतना है और ओवरटर्निंग मूवमेंट इतना है, तो बताइएगा कि रिजल्टेंट अलजेब्रिक मूवमेंट कितना होगा। तो रिजल्टेंट अलजेब्रिक मूवमेंट समेशन एम इज इक्वल टू समेशन एम आर माइनस समेशन एम ओ आपको निकालना होगा। ठीक है, 3 स्टेप कंप्लीट कर ली है, चौथी स्टेप पे चलते हैं। चौथी स्टेप, अगर हम चौथी स्टेप की बात करते हैं तो चौथी स्टेप में 4 स्टेप हो गई हैं, 5वीं स्टेप की बात करते हैं। तो 5वीं स्टेप में आपको निकालना होगा लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम द गिवन। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट आपका पास हो रहा था वो उसकी लोकेशन निकालनी, वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एम अपॉन समेशन वी। और एक्चुअली समेशन एम नहीं होता है, वो समेशन एम ही हम लिखते हैं, बट एक्चुअली समेशन एम नहीं होता है, वो अलजेब्रिक सम होता है। समेशन एम का मतलब क्या है, अलजेब्रिक समेशन है। अलजेब्रिक वाला जो प्लस है वो प्लस, जो माइनस है माइनस। तो देखो डिस्क्रिप्शन के साथ साथ यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव भी आएगा, तो ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल वैल्यू वर्टिकल वैल्यू लिखोगे, लेकिन जो मूवमेंट आएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म में आएगा। अगर क्लॉकवाइज आया पॉजिटिव मान लेना, एंटी क्लॉकवाइज आया नेगेटिव मान लेना, और उस तरीके से सारी वैल्यू प्लस माइनस करके ही लिखना। तो जो समेशन एम आर आएगा, समेशन एम ओ आएगा, वो प्लस माइनस के साइन में आएगा, और वही अलजेब्रिक सम यहां पर निकालना है। बात क्लियर हो रही है या नहीं। तो समेशन, तो एक्स बार क्या है, एक्स बार इज द डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट, डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम टो पॉइंट से रिजल्टेंट की डिस्टेंस। समझिएगा बात को, किस तरीके से मैं बात कर रहा हूं। ये आपका स्ट्रक्चर था, डैम स्ट्रक्चर। मान लीजिए रिजल्टेंट यहां से, ये सीजी है, तो ये कितना हो गया b/2, और ये कितना हो गया है b/2। तो रिजल्टेंट जो है वो यहां कहीं से पास हो रहा है, ये रिजल्टेंट पास हो रहा है r, और जहां से रिजल्टेंट पास हुआ वो वैल्यू टो से लेकर के वो वैल्यू कितना हो गई है, x बार हो गई है। कितना हो गई है, x बार। वो x बार की वैल्यू निकाली, डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम टो पॉइंट से रिजल्टेंट किस डिस्टेंस पे पास हो रहा है वो हमने निकाला है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है साहब कि अलजेब्रिक मूवमेंट दिया हुआ है और समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस दिया गया है, वो पूछ लेता है साहब इसेंट्रिसिटी बताइएगा, इसेंट्रिसिटी कितनी होगी। क्या पूछ लेगा, इसेंट्रिसिटी। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हम इसेंट्रिसिटी ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी जब कैलकुलेट करना है तो E इज इक्वल टू, देखो आपको x बार पता चल गया तो b/2 में से x बार माइनस कर दीजिएगा, तो b/2 माइनस x बार। अगर आप ये कर देंगे तो इसेंट्रिसिटी निकल आएगी, और x बार की वैल्यू समेशन एम अपॉन समेशन बी। तो क्वेश्चन क्या देगा कि एक ग्रेविटी डैम के लिए जो अलजेब्रिक सम है मूवमेंट का, वो समेशन एम की वैल्यू दे दी गई है, और वर्टिकल फोर्सेस का समेशन आपको दे दिया गया है। अगर डैम की बेस विड्थ बी बोल दी गई है तो इसेंट्रिसिटी बताइएगा रिजल्टेंट की क्या होगी। तो आपको फॉर्मूला तो क्या लगाना, E इज इक्वल टू b/2 माइनस x बार लगाना पड़ेगा, लेकिन x बार के लिए क्या लगाना पड़ेगा, समेशन एम अपॉन समेशन v लगाना होगा। तो एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव इन दोनों पॉइंट से बनते हुए, तो मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव कहीं से भी उठ के, पैटर्न चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी उठ के बन सकता है, किसी भी तरीके से बन सकता है, किसी भी सूरत में बन सकता है। क्लियर है बात। और इन द लास्ट आप क्या करेंगे, अप्लाई चेक। अप्लाई चेक, चेक किस किस के लिए, सिग्मा मिनिमम एंड सिग्मा मैक्सिमम के लिए। अप्लाई चेक फॉर ओवरटर्निंग, अप्लाई चेक फॉर स्लाइडिंग। तो इन सभी के चेक आप अप्लाई करेंगे, और स्लाइडिंग के अगेंस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखेंगे, ओवरटर्निंग के अगेंस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखेंगे, वो सारी चीजें सही आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम निकालेंगे फॉर्मूला लगा करके, और वो चीजें चेक करेंगे सही आ रही हैं या नहीं। साथ ही साथ सिग्मा 1 भी निकाल सकते हो, टाउ की वैल्यू भी निकाल सकते हो, और उसके बाद अगर ये सारी चीजें सेटिस्फाइड होती हैं, चेक जो सारे चेक सेटिस्फाइड होते हैं, उसके बाद आप बोलेंगे कि आपकी डैम की डिजाइन सेफ है, डैम की डिजाइन सेफ है। तो ये पूरा प्रोसीजर एक बड़ा लेंथी क्वेश्चंस बनता है, जिसको हम मेंस के एग्जाम में सॉल्व करते हैं जनरली, ये टेबल वगैरह। बाकी इससे छोटे छोटे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो आपके सामने यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं। या डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेगा
कि लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालना है टॉप पॉइंट से डिस्टेंस, तो बताइएगा। या आपसे बोलेगा लोकेशन ऑफ फ्रॉम हील पॉइंट बताइएगा, कहां से, हील पॉइंट, लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम हील पॉइंट। तो सबसे पहले तो एक्स बार निकालना, समेशन एम अपॉन समेशन बी, और फिर उसको टोटल बी में से माइनस कर देना। टोटल बी में से एक्स बार माइनस कर दोगे तो क्या हील पॉइंट से रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके लोकेशंस आ जाएगी या नहीं। तो वेरिएशन हो सकता है क्वेश्चंस में, जितने भी वेरिएशंस हैं वो मोस्ट प्रोबेबल वेरिएशंस मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कशन किए हुए हैं। तो कहने को डिजाइन स्टेप्स हैं केवल, लेकिन डिजाइन स्टेप से कब ऑब्जेक्टिव बन जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो मेरी कोशिश है कि आपको हर चीज बता के यहां पर डिस्कशन करूं आपके साथ। जो भी डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आपको एक लेंदी क्वेश्चंस जो है, जिससे आपके ये जो सारे भ्रम हैं कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर के आपके साथ डिस्कशन कर सकें। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड थैंक यू एवरीवन। टेलीग्राम चैनल पर सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर ही आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जल्दी ही हम एक कोशिश करेंगे कि कुछ लाइव कोर्स वगैरह भी, काफ़ी समय से प्रैक्टिस सेशंस भी नहीं हुआ है, तो वो हम स्टार्ट करें, और उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स भी मिल रहा है। सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और सक्सेस पाइड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। फ्री स्टडी मटेरियल में जाने पर आपको वहाँ पर आपका डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी आपके डाउट एंड क्वेरीज हैं वो हमें बताइएगा, और कोई भी किसी भी तरह की क्वेरीज है प्लीज़ इन्फॉर्म अस, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।